हेलो गाइज, नमस्कार सबको। तो हम लोग पीछे क्लास में देख रहे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में उसका जो है कि हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चल रहा था, जिसमें फिजिकल मेथड हो चुका था। मतलब कंडेंसेशन में दो मेथड बताए थे। कंडेंसेशन मेथड में पहले उसको देखे थे, दो भाग में बांटे थे, डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड। जिसमें डिस्पर्सन मेथड तो हो गया था। कंडेंसेशन मेथड में फिर दो पार्ट बांटे, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। जिसमें फिजिकल में भी दो कंडीशन था। दोनों कंडीशन को एक तो टेम्परेचर चेंज करके था, दूसरा सॉल्वेंट को चेंज करके था। तो वो दोनों तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड में किस प्रकार से खास करके लायोफोबिक सॉल्यूशन को किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसके लिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3-4 विधि है, जैसे ऑक्सीडेशन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस कराना है और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा। ये 4 रिएक्शन के द्वारा कोई भी लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। मतलब जो ऐसे नॉर्मली नहीं बनेगा, लेकिन जब उसमें मिलाते हैं हम लोग, यहाँ जाकर के जो है कि डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज को मिलाते हैं, तो या तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, या रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है, या नहीं तो जाकर के जो है कि हाइड्रोलाइसिस होगा, और या नहीं तो डबल डिकम्पोजिशन होगा। तो चारों में से जो भी होगा, उस चारों सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो देखते हम लोग, पहले हेडिंग दें, केमिकल मेथड। When lyophobic colloidal solution is prepared by the help of different types of chemical reaction. Then such method of preparation of colloidal solution is called chemical method. Which are following? पहला नंबर, by oxidation. After oxidation of some dispersed phase, phases
Lyophilic colloidal solution can be prepared इसमें कई एग्जाम्पल्स है। जिसमें जाकर के जो है जैसे सल्फर को चाहेंगे कि आप जल में घुलाने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, सल्फर जल में घुलता नहीं है। लेकिन वहां पर यदि उसका ऑक्सीडेशन करा दें तो ऑक्सीडेशन कराने के पश्चात वो जाके आराम से जल में घुलनशील हो जाता है। डायरेक्ट घुलाएंगे तो डायरेक्ट नहीं घुल रहा है, लेकिन वाया मीडिया अलग है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करा रहे हैं किसी दूसरे तरीके से, दूसरा चीज को मिला करके, तब कहता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन सल्फर का वाटर के साथ बन सकता है। तो H2S प्लस SO2, अब ये दोनों को मिलाते हैं तो हमको यहां सल्फर और H2O, तो ये जो बनेगा कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर विथ H2O। इसी प्रकार से 2HNO3 प्लस H2S, तो सल्फर प्लस H2O होगा। तो ये दोनों का फिर जो है कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो ये जाकर के जो है हमको दोनों में क्या देखते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहां पर 0, तो -2 से ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या हो रहा है, इंक्रीजेज, बढ़ रहा है। यहां भी -2 से यहां 0, तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज जब करे तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के पश्चात जाकर के हम किसी भी माने वैसा जो डिस्पर्स्ड फेज है जो यहां पर इसके साथ डायरेक्ट घुलाना चाहेंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन उसका अलग तरीके से उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर उसी पदार्थ का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करता है। तो ये था इसका ऑक्सीडेशन के द्वारा। लिखिए इसको, हो गया। और उधर बाकी और 3 जस्ट हम लोग देख रहे हैं।
चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं बाय रिडक्शन। आफ्टर रिडक्शन of some dispersed phases their colloidal solution can be prepared। रिडक्शन के पश्चात भी जो है कि कुछ पदार्थ का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है। तो कुछ पदार्थ यहां पर देखते हैं कि कैसे रिडक्शन कराते हैं। AuCl3 प्लस SnCl2 Au प्लस SnCl4 तो हो गया। तो यहां जो है कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां जो है कि इसका कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, लेकिन कंडीशन यहां पर है Au का ऑक्सीडेशन नंबर +3, Au का 0, यहां भी +3 0। तो क्या देख रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीजेज। तो प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन के पश्चात यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 घट के हो रहा है, तो रिडक्शन के पश्चात यहाँ पर गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन दोनों मेथड में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन के पश्चात भी कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। तीसरा, बाय हाइड्रोलाइसिस। Sometimes colloidal solution also can be prepared by the help of hydrolysis of some dispersed phases। कुछ डिस्पर्स्ड फेज का हाइड्रोलाइसिस कराने, मतलब जल के साथ रिएक्शन कराने के बाद भी कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता
है, वो भी कौन सा, लायोफोबिक। तो उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस OH होल 3 3, यहां भी 3 कर दें तो ये जाकर के यहां पर डायरेक्ट नहीं घुल करके, चूंकि डायरेक्ट घुलता नहीं है जल में FeOH होल 3, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड जो हम बना तो ये डायरेक्ट घुलता नहीं है जल में। लेकिन जब हम FeCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो जाके हमको FeOH होल 3 का कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। तो ये डायरेक्ट नहीं घुल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में उसको जबरदस्ती दूसरे तरीके से दूसरा केमिकल कंपाउंड लेकर के उसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, और हाइड्रोलाइसिस के पश्चात हमको यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। तो ये जाकर के हमको हो गया हाइड्रोलाइसिस का मेथड। लिखिए हो गया। चौथा, बाय डबल डिकम्पोजिशन। मेथड sometimes colloidal solution also can be prepared after double decomposition reactions जिस एग्जाम्पल के लिए कई एक एग्जाम्पल है। S2O3 प्लस S2S3 आर्सेनियस सल्फाइड प्लस वाटर, तो ये इसका कोलोइडल सॉल्यूशन हो रहा है। जिसमें यहाँ पर एटम को डबल डिकम्पोजिशन यहाँ हो रहा है, एक बार ये डिकम्पोज हो रहा है, एक बार ये डिकम्पोज हो रहा है, दोनों इसका नेगेटिव रेडिकल इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ
मिलके यहाँ पर उनको कंपाउंड बना रहा है, तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है डबल डिकम्पोजिशन। तो इस प्रकार के रिएक्शन के पश्चात जाके कोलोइडल सॉल्यूशन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का, अर्थात लायोफोबिक का। कोलोइडल करने का मतलब यहाँ पर हो गया लायोफोबिक का। लायोफिलिक को पहले भी बताए थे कि जनरली खाली मिलाने के बाद एक दूसरे के साथ मिला देते हैं तो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन आसानी से बन जाता है, क्योंकि उसके मोलिकुल्स के बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स काफी तगड़ा लगता है, इसलिए जाकर के जो काफी मजबूत फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए अलग से कोई प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर जाकर के जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस मेथड में, तो ये सिर्फ स्पेशली लायोफोबिक के लिए था, जिसमें एक लगाए डिकम्पोजिशन, अर्थात जिसको हम लोग डिस्पर्सन मेथड बोले, कि लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल के रूप में तोड़ करके कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त किए। दूसरा लगाया कंडेंसेशन मेथड, जिसमें स्मॉलर पार्टिकल्स को लार्जर पार्टिकल्स के रूप में कंडेंस्ड करके उसके बाद कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त किए। तो उसी में से फिर था दो अलग अलग, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल मेथड में एक था सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके और दूसरा था टेम्परेचर को इंक्रीज करके। और बाकी फिर केमिकल मेथड में भी 4 मेथड देखे, एक ऑक्सीडेशन के द्वारा, दूसरा जाकर के रिडक्शन के द्वारा, तीसरा हाइड्रोलाइसिस के द्वारा और चौथा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पश्चात कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सका। अब कोलोइडल सॉल्यूशन तो प्राप्त हो गया, अब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकता है। उस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हमें देखना होगा तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कि कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कैसे करते हैं। तो कहता है colloidal solutions contains some special types of impurities, then such impurities can be purified by one of the following methods। तो कुछ विधियां हैं, उस विधियों के द्वारा इसको हम प्यूरिफाई करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद हो गया। पहला नंबर, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। आफ्टर प्रोड्यूसिंग centrifugal force
colloidal solution. Impurities या all impurities are separated out then pure colloidal solution is obtained. This method is called centrifugation method. Example, in sewage plant, impurities of drainage water can be separated by the help of centrifugation या centrifugal force from which drinking pure water is obtained. इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिए, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब उसमें जाकर के जो है कि किसी भी मशीन के सहायता से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करते हैं। जैसे आप दूध से मक्खन निकालते हैं तो दूध से मक्खन में क्या होता है कि दूध रख दिया, उसमें जाके मशीन डाले और उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करना चालू किए, तो जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न किए उसका जो मलाई है, क्रीम है, वो सेपरेट हो जाएगा, छाछ जो है बचा हुआ रह जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कहता है जाकर के जो है कि हमको कि इम्प्योर ड्रेनेज वाटर जो है, ड्रेनेज वाटर समझते हैं तो वो जाकर के जो है कि नाली का पानी, उस नाली का पानी को जो शुद्ध करना है तो जिसमें जाके हमको कहाँ ले जाना है तो सीवेज प्लांट में। तो सीवेज प्लांट में ले जा करके और उसके बाद वहां पर छोड़ देते हैं। वहां पर जो उपस्थित मशीन है वो मशीन क्या करता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब उत्पन्न करता है तो सारा इम्प्योरिटीज अलग हो गया और प्योर वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोलोइडल माने प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा, बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Since we know that size of
dispersed phase of any colloidal solution is small with respect to सस्पेंशन। सस्पेंशन की अपेक्षा जो हम लोग वहां देखे हैं साइज के आधार पर तीन भागों में बांटे थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा था, बहुत काफी बड़ा था। तो वैसे स्थिति में उसके तुलना में ये जाके इसका पार्टिकल का साइज छोटा होता है। तो अब इस छोटे पार्टिकल के रहने के कारण impurities of such solution are filtered out with the help of a special type of filter paper हो गया। This method is called ultra filtration method। Such filter paper may be natural or artificial, as natural ultrafilter paper leather of some animals and barks of some plants are used, but artificial
अल्ट्रा फिल्टर पेपर is prepared by the help of different chemical substances। तो कहता है कि यहां पर जो मेथड देखे कि चूंकि पार्टिकल का साइज काफी छोटा है, अब उस पार्टिकल के साइज को माने अलग करना है, मतलब सॉल्यूशन अलग हो जाए, इम्प्योरिटीज अलग हो जाए, तो कैसे अलग करेंगे? तो कहता है इसके लिए एक स्पेशल छन्ना पत्र का यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है तैयार। नेचुरली में जाकर के कुछ जानवरों का चमड़ा और जाकर के कुछ पौधों का छाल का इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक रूप से फिल्टर पेपर तैयार करने में। जैसे आपको यदि मेटलर्जी में देखेंगे मरकरी को, तो इम्प्योर मरकरी को शुद्ध करना है, प्योर मरकरी में कन्वर्ट करना है, तो उसको छाना जाता है सांभर के चमड़ा के सहायता से। तो सांभर के चमड़ा के सहायता से जब छानते हैं तब उसके बाद जाकर के जो भी उसमें इम्प्योरिटीज है वो सब अलग हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कई जगह अलग अलग प्रकार के फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। उसी प्रकार से आर्टिफिशियल फिल्टर पेपर जब तैयार करेंगे तो उसके लिए कुछ फेरोसाइनाइड जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है मेटल का, उसके सहायता से यहाँ पर जाके हमको फिल्टर पेपर तैयार करते हैं और उसके बाद तब उसका इस्तेमाल करते हैं। लिखिए हो गया। तो ये था जाकर के जो है दो महत्वपूर्ण मेथड, इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए अब हम लोग देखते हैं अगला मेथड तीसरा, डायलाइसिस। बाय डायलाइसिस मेथड। तो डायलाइसिस का नाम तो मोटा मोटी अधिकांश लोगों ने सुना हो, हिंदी में बोलते हैं अपोहन। तो अपोहन के द्वारा या डायलाइसिस के द्वारा, इसका जो नाम सुने होंगे आप लोग, जब किसी का किडनी डैमेज हो जाता है तो वहां पर उसको डायलाइसिस पर रखा जाता है। तो वो प्रोसेस जस्ट यही चीज है कि वहां पर जाकर के जो है इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, अर्थात हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है और किडनी यदि डैमेज हो गया तो उस डैमेज किडनी वाले के लिए वहां पर एक तत्काल टेम्पररी है, परमानेंट इलाज नहीं है, ये कुछ दिन तक के लिए उसको डायलिसिस पर रखा जा सकता है, जिंदा रखा जा सकता है, अन्यथा फिर उसको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो किडनी ट्रांसप्लांट जब तक नहीं होता है तब तक उसको डायलिसिस पर रखा जा सकता है। और वो डायलिसिस में भी यहाँ पर क्या होता है, तो मतलब कह सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को जो वहां पर फिल्टर्ड किया जाता है, इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन को, और साथ में वहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी कंप्लीट कराया जाता है। तो ऑस्मोसिस का सहायता लिया जाता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दोनों का कंबाइंड रूप है डायलाइसिस,
जिसके बारे में चर्चा हम लोग अगले क्लास में डिटेल से करेंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। का समय थोड़ा सा कम है। तब तक के लिए थैंक यू।